तो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज 18 दिसंबर है। रोज़ की भांति मैं आज डेली के करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करने आया हूं। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट एनसीडीई हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड एट। तो बोल रहा है कि पहला जो नेशनल सेंटर है दिव्यांग एम्पावरमेंट का, वो कहाँ स्थापित किया गया, कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हैदराबाद। हैदराबाद में ये हाकिमपेट जगह है, वहाँ पे स्थापित किया गया। वहाँ एक सीआरपीएफ का ग्रुप सेंटर है, सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर, वहाँ ये स्थापित किया गया है। इसका एम क्या है? इस जो एनसीडीई नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट, ये अपने आप में एक पहला ऐसा सेंटर है जो स्थापित किया गया। इसका एम जो है, एम इसका ये है कि जो भी सीआरपीएफ सीएपीएफ के जो जवान हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जो जवान हैं, सीएपीएफ के जो पर्सनल हैं, जो ड्यूटी टाइम में किसी वजह से अपने अंग खो चुके हैं, उनको कोई अलग स्किल देना, तो उनको रीस्किलिंग करना, ताकि वो देश सेवा में दूसरे इनडायरेक्टली अपना योगदान दे सकें। तो ये एक रिहेबिलिटेशन सेंटर की तरह वर्क करेगा। तो रिहेबिलिटेशन है, रिहेबिलिटेशन सेंटर की तरह वर्क करेगा। इसमें किस किस टाइप की ट्रेनिंग दी जाएंगी? तो टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें दिया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल वैसे ही बड़ा पॉपुलर चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, साइबर सिक्योरिटी हुआ, इसके अलावा बात करें डेटा एनालिटिक्स हुआ। इन चीज़ों पे इन पर्सनल्स को जो अपने अंग खो चुके हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें एक चीज़ पे और फोकस किया जाएगा, जो पैरा स्पोर्ट्स होते हैं, जो दिव्यांग लोगों के स्पोर्ट्स होते हैं, उस पे फोकस रहेगा। अच्छा, सीआरपीएफ ने एक डेटा जारी किया है जिसमें सीआरपीएफ ने कहा है कि पिछले दशक में यानी 2010 से 2020 में करीब 189 पर्सनल ऐसे हैं जो अपने लेग्स खो चुके हैं, किसी न किसी ड्यूटी की वजह से, वॉर की वजह से, या फिर उनके लेग्स को काटना पड़ा ताकि उनकी जान को बचाया जा सके इन्फेक्शन होने से, इस तरह की चीज़ों से। तो ये इसके लिए एक सेंटर की स्थापना की गई है। एक बात मैं बता देता हूँ, सीआरपीएफ जो है, सीआरपीएफ की इस टॉपिक पे चर्चा हुई तो सीआरपीएफ के जो डायरेक्टर जनरल हैं, डीजी हैं, वो हैं AP माहेश्वरी। तो आप ये याद रख सकते हैं, AP माहेश्वरी जी डीजी हैं सीआरपीएफ के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद विच इंडिया हैज़ रिसेंटली सेटअप ए जॉइंट टास्क फोर्स फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं उनको रिकॉग्नाइज करेंगे म्यूचुअल, ऐसे किस देश से भारत ने एक जॉइंट टास्क फोर्स गठित करने की प्लानिंग करी है? तो ऑप्शन है USA, UK, सिंगापुर, कनाडा। तो आपका जो राइट आंसर है वो है UK। तो UK से भारत एक जॉइंट टास्क फोर्स गठित कर रहा है ताकि दोनों कंट्रीज़ के, तो क्या होगा कि म्यूचुअली दोनों कंट्रीज़ के जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं, जो डिग्रीज़ हैं, उनको आपस में दोनों कंट्रीज़ रिकॉग्नाइज करेंगी। तो ये इसका पूरा एम है। तो म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशंस है बाय बोथ कंट्रीज़। ठीक है, तो ये यूके से भारत ने एक टास्क फोर्स गठित करके आगे की प्रक्रिया स्टार्ट करने का प्लान किया है। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट इंडियन जूलॉजिकल पार्क टू रिसीव ISO सर्टिफिकेशन। तो पहला इंडियन जूलॉजिकल पार्क कौन सा है जिसे ISO सर्टिफिकेशन मिला है? तो आपके ऑप्शंस हैं इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क विशाखापट्टनम, राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क पुणे, नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद, अमीरथी जूलॉजिकल पार्क वेल्लूर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद। हैदराबाद यानी तेलंगाना में ये स्थित है। तेलंगाना के नेहरू जूलॉजिकल पार्क को पहला ISO सर्टिफिकेशन मिला है। इसका जो बेसिस जो था कि किस बेसिस पे मिला है, इसके जो असेसमेंट के क्राइटेरिया थे वो देखे गए थे कि सैनिटाइजेशन किस तरीके का है, क्वालिटी ऑफ फूड प्रोसेसिंग, एनिमल ब्रीडिंग,
उसके अलावा अपन बात करें कि भाई एनिमल का जो केयर है वो किस तरह की है, एनिमल केयर। और भी कई सारे हैं, जैसे मेडिकेयर कैसी है, मेडिकल केयर, हाइजीन किस तरीके का है, इस तरह के क्राइटेरिया थे, उस पर बेस्ड ये असेसमेंट था। उसके बाद नेहरू जूलॉजिकल पार्क को सर्टिफिकेशन दिया गया। अब अगला क्वेश्चन है, फाडा एंड ASDC आर पार्टनरिंग विद विच कंपनी, किस कंपनी के साथ ये पार्टनरशिप कर रहे हैं टू ब्रिज द डिजिटल स्किल गैप इन इंडियाज़ ऑटो डीलरशिप। ऑटो डीलरशिप में जो स्किल्स का गैप है, जो स्किल्स की कमी है, उसको किस तरह ओवरकम किया जाए, इस पे फाडा और ASDC पार्टनरशिप कर रहे हैं। वो कौन सी कंपनी है? तो आपके ऑप्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल इंक कॉरपोरेशन, TCS और गूगल इंडिया। तो जो राइट आंसर है वो है गूगल इंडिया। तो गूगल इंडिया से इन दोनों ने पार्टनरशिप करी है। तो मैं फाडा की बात कर देता हूँ। फाडा क्या है? फाडा की जो फुल फॉर्म है वो है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। तो ऑटोमोबाइल डीलर का एसोसिएशन है, उसका एक फेडरेशन है फाडा। ASDC की मैं बात करूं कि ASDC क्या है, तो ASDC है ऑटोमेटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल। इन दोनों ने पार्टनरशिप की है गूगल इंडिया के साथ। तो गूगल इंडिया पहले एक प्रोग्राम चला रहा है, इसका नाम है ग्रो विद गूगल। तो ग्रो विद गूगल प्रोग्राम के तहत गूगल इंडिया इन लोगों को जो इस ऑटोमोबाइल डीलरशिप कार्य में काम करते हैं उसमें ग्रो विद गूगल के साथ गूगल इंडिया इनको ट्रेनिंग देगा। ये इसका उद्देश्य है। गूगल की बात करूं तो सुंदर पिचाई इसके CEO हैं, CEO पिचाई CEO हैं। इसके अलावा बात करें इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? कैलिफोर्निया में। ठीक है। फाडा ASDC ने पार्टनरशिप करी है गूगल इंडिया के साथ ताकि ऑटोमोबाइल डीलरशिप में जो इश्यूज़ आ रहे हैं, ताकि जो अब नया पोस्ट कोविड वर्ल्ड होगा उसमें किस तरह हम लोगों से डील करेंगे उसके संबंध में है। जैसे कैसे डिजिटल मार्केटिंग का जो दौर आ सकता है उसके संबंध में है ये। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 5G नेटवर्क प्रोवाइड्स पीक डेटा रेट्स अप टू। तो 5G नेटवर्क जो है वो कितनी डेटा रेट दे सकता है? तो 5 Gbps, 10 Gbps, 15 Gbps, 20 Gbps। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 20 Gbps। 20 GB यानी गीगा, क्योंकि बी स्मॉल है तो बिट पर सेकेंड। स्मॉल बी बिट को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल बी बाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो 20 Gbps इसकी स्पीड होती है 5G की। अब ये जो 5G नेटवर्क का ये क्वेश्चन करंट में क्यों आया, इसकी एक बात कर लेते हैं। अभी एक एरिक्सन कंपनी है, उसने एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 जारी की है। उसने ये कहा है कि भारत में अराउंड 27% जो सारे मोबाइल यूजर्स के 27% ऑफ ऑल मोबाइल यूजर्स उनके पास 5G कनेक्शन होगा, विल हैव 5G बाय कौन से साल तक? 2026 तक 2026 तक 5G नेटवर्क कनेक्शन 27% इंडियन लोगों के पास होगा। उसने ये भी बताया कि जो फर्स्ट 5G है इंडिया में वो 2021 में आएगा। तो ये तो हमें पता है, ये जियो ने कहा ही है कि हमें 5G नेक्स्ट ईयर लाने वाले हैं। तो ये एक पूरा टॉपिक था 5G नेटवर्क की पीक डेटा रेट क्या होती है, 20 Gbps। एरिक्सन मोबाइल रिपोर्ट की बात करी मैंने। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन एम्बेसी हैज़ लॉन्च्ड सिनेमास्कोप लॉन्च किया है एक इंडियन एम्बेसी ने। तो वो कौन सी इंडियन एम्बेसी है, यानी कहाँ पर स्थित है वो इंडियन एम्बेसी, यानी भारतीय दूतावास। तो इंडियन एम्बेसी एट चाइना, रशिया, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। तो जो राइट आंसर है वो है चाइना। इंडियन एम्बेसी जो चाइना यानी बीजिंग में जहाँ स्थित है
उसने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है सिनेमा स्कोप। सिनेमा स्कोप के नाम से पता चल रहा है कि कोई मूवी से रिलेटेड है। तो एक मूवी सीरीज़ चलाई जाएगी इस एम्बेसी द्वारा। किसके लिए चलाई जा रही है ये देखो, इसमें नाम SCO कैपिटल है, यानी SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके मेंबर कंट्रीज़ के लिए ये चलाई जा रही है ये मूवी सीरीज़। इसमें 2 दर्जन से ज़्यादा मूवीज़ स्क्रीन की जाएंगी, इसके पर्दे पे लगाई जाएंगी। ये कब तक चलेगा प्रोग्राम? बाई 2023, 2023 तक ही। क्यों चल रहा है? क्योंकि 2023 में जब इंडिया SCO को चेयरमैनशिप लेगा SCO की, तब तक ये प्रोग्राम चलेगा। SCO की चेयरमैनशिप भारत के पास आएगी 2023 में, तब तक ये प्रोग्राम चलाया जाएगा इंडियन एम्बेसी ऑफ चाइना में। तो ये लैंग्वेज क्या होगी? रशियन लैंग्वेज में मूवीज़ को डब किया जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि रशियन लैंग्वेज में ही क्यों? तो वो मैं अब आगे बताता हूँ। थोड़ा मैं SCO की बात कर लेता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा रशियन लैंग्वेज की बात क्यों कर रहे हैं। SCO की बात मैंने पहले बता ही दिया, फुल फॉर्म शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? ये एक परमानेंट यानी कि स्थायी इंटर गवर्नमेंटल, अलग अलग गवर्नमेंट्सों का ऑर्गेनाइजेशन है। ये कब बना था? 2001 में बना था। शुरुआत में शंघाई 5 नाम था, मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है। शंघाई 5 नाम था, जिसमें 5 मेंबर कंट्रीज़ थी। तो शंघाई 5 जब था, उसमें जो कंट्रीज़ थी वो थी चाइना, रशिया और कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। ये 5 कंट्रीज़ थी। उसके बाद लेटर ऑन उज़्बेकिस्तान जब ये जुड़ा, तो इस कॉपरेशन का नाम 2001 में उज़्बेकिस्तान जुड़ा था। तो 2001 में जुड़ते ही ये SCO नाम हो गया। इसमें 6 कंट्रीज़ थी उस टाइम पे। प्रेजेंटली 2017 में 2 मोर जुड़ गई। कौन सी 2? इम्पॉर्टेंट है, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान जुड़ गई, तो टोटल 8 कंट्रीज़ हैं वर्तमान में SCO में। तो SCO की एक बात मैं बता देता हूँ आपको, यही पिछले क्वेश्चन का जवाब भी है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी 2 हैं, एक तो चाइनीज़ है और एक रशियन है। इसीलिए मूवीज़ को रशियन में डब किया जा रहा है। ओके, तो ये SCO के बारे में था। और साथ में सिनेमा स्कोप की बात हमने कर ली कि कौन सी एम्बेसी इसको लॉन्च कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेसिबिलिटी फैसिलिटी AP वैक्स लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो जो इसका राइट आंसर है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने AP वैक्स को लॉन्च किया है। तो ये दिख ही रहा है कि वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी, यानी वैक्सीन किस तरह डेवलपिंग कंट्रीज़ को मिले, वो किस तरह इसको प्रोक्योर करेंगे, खरीदेंगी और किस तरह लोगों में बांटेगी, इसके इफ़ेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है ये। तो कौन सी वैक्सीन? कोविड-19 की वैक्सीन है। सिंपल है, फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू प्रोक्योर, डिलीवर इफेक्टिव एंड सेफ कोविड-19 वैक्सीन। और ये मेंबर कंट्रीज़ के लिए ही है। ADB कोई भी संस्था हो वो अपने मेंबर कंट्रीज़ के लिए करेगी, तो ADB ने मेंबर कंट्रीज़ के लिए किया है। ADB की बात करें, इस्टेब्लिशमेंट ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? दिसंबर 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद बात करें कि 68 मेंबर्स हैं। एक बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या ये नाम जब एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो क्या 68 के 68 मेंबर एशिया से हैं? तो आपका जवाब होगा नो।
49 एशिया से हैं और टोटल 68। ओके, आगे बात करते हैं। इसका मेन एम क्या है एडीबी का? एडीबी का जो मेन एम है, जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं या एशिया में प्रमोट करना सोशल, सामाजिक एंड आर्थिक, सोशल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन या डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना एशिया में, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन था एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी एपी वैक्स लॉन्च किया है एडीबी द्वारा। एडीबी की हमने बात कर ली कि कहाँ इसका मुख्यालय है, इसमें कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं। सारे मेंबर कंट्रीज़ एशिया से नहीं हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन है यंग चैम्पियंस ऑफ द अर्थ 2020 प्राइज़ अनाउंस्ड बाय यूएनईपी। तो यूएनईपी ने इस प्राइज़ को अनाउंस किया है। विच इंडियन हैज़ फीचर्ड इन द लिस्ट? कौन से भारतीय को इसमें शामिल किया गया है? तो जो आपका राइट आंसर है वो है विद्युत मोहन। विद्युत मोहन जी को इसमें शामिल किया गया। ये हैं एंटरप्रेन्योर। इनका एक एंटरप्राइज है जिसका नाम है टकाचार। ये एंटरप्राइज क्या करता है? एग्रीकल्चरल वेस्ट को हार्वेस्ट करने का काम करता है। इस साल 7 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। ये अंडर 30 एज ग्रुप के एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाता है। और एक ख़ास बात ये भी है कि एवरी ईयर यूएनईपी इस अवार्ड को देता है। एवरी ईयर 7 इंडिविजुअल्स को ये सेलेक्ट करते हैं। इंडिविजुअल्स या एंटरप्रेन्योर्स को सेलेक्ट करते हैं। ये किस फील्ड में दिया जाता है? तो ये बात इस बार के अवार्ड से ही पता चलती है कि जो भी एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं उसको जो सॉल्व करें, सॉल्विंग इनोवेशंस, उनको उन फील्ड्स में ये दिया जाता है। तो विद्युत मोहन जी को इसमें दिया गया है। यूएनईपी इस अवार्ड को देता है। तो यूएनईपी की मैं बात कर लेता हूँ। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 5 जून 1972 को इसकी स्थापना की गई। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? नायरोबी केनिया में। नायरोबी केनिया में इसका हेडक्वार्टर है। मेन एम क्या है? ये ग्लोबल एनवायरनमेंट एजेंडा सेट करता है। ग्लोबल एनवायरनमेंट एजेंडा सेट्स ग्लोबल एनवायरनमेंट एजेंडा। रिपोर्ट की बात करें कि इनकी कौन कौन सी रिपोर्ट्स आती हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो इम्पोर्टेंट 2 रिपोर्ट की बात मैं कर लेता हूँ। एमिशन गैप रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट, और सेकंड है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक। तो ये 2 इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। कुछ अभियान भी ये चलाता है, तो कुछ कैंपेन्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं इनके, जैसे कि एक है बीट पॉल्यूशन, दूसरा है UN 75 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी इनके द्वारा चलाया जाता है 5 जून। ये सब है। आगे चलते हैं। ये सवाल हो गया यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 विद्युत मोहन जी को दिया गया है। 7 एंटरप्रेन्योर्स को हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। अंडर 30 एज ग्रुप के एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाता है। विद्युत मोहन की जो एंटरप्राइज है उसका नाम है टकाचार। यूएनईपी के बारे में मैंने बात कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द कंट्री सेलेक्टेड टू होस्ट द एशियन गेम्स 2030 2030 के एशियन गेम्स कहाँ पर होंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कतार। कतार में 2030 के एशियन गेम्स होंगे। 2034 की बात करेंगे। पहले 2030 में कतर के एशियन गेम्स कहाँ होंगे? सिटी है दोहा। 2034 के जो होंगे वो होंगे सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में 2034 के होंगे। कौन सेलेक्ट करता है? तो ये ओलंपिक काउंसिल
ऑफ एशिया, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इनको सेलेक्ट करती है। एशियन गेम्स क्या हैं, आप जानते हो कि ये मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, ओलंपिक से जस्ट छोटा है, तो जस्ट छोटा है तो सेकंड लार्जेस्ट हुआ मल्टी स्पोर्ट इवेंट। ठीक है, बात करते हैं पहले एशियन गेम्स। तो फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ हुए थे, तो अपने न्यू दिल्ली में हुए थे। ईयर कौन सा था, 1951। 2030 के कतर में होंगे। एक बात और याद रखें कि कतर में ही 2022 का फीफा वर्ल्ड कप भी होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। तो एक बात मैं बता दूं कि हाल ही में श्री नरेंद्र सिंह कपानी का निधन हुआ है। नरेंद्र सिंह कपानी, इन्हीं को फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इस टर्म का कॉइंड द टर्म फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स टर्म की सबसे पहले बात इन्होंने ही करी थी। इनके नाम पे 100 से ज़्यादा पेटेंट्स हैं। तो इनका अभी निधन हुआ, इन्हें ही फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाता है। अब आगे बात करें इसी क्वेश्चन में ऑप्शंस के देखें तो शशि शेखर वेम्पटी, मैंने ऑप्शन इस तरह डाले हैं ताकि और भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले। शशि शेखर वेम्पटी, शशि शेखर वेम्पटी आप जानते हो सीईओ हैं प्रसार भारती के, प्रसार भारती के सीईओ हैं शशि शेखर वेम्पति। इन्हीं को इसी साल के अभी इलेक्ट किया है, इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। किसका, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनिट का, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनिट का इन्हें वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। जो इनका कार्यकाल होगा, जो टर्म होगा, वो 3 साल का होगा। ये बात भी मैं इसी सवाल में आपको बता देता हूँ। शशि शेखर वेम्पटी सीईओ हैं प्रसार भारती के सिवान आप जानते हो चेयरमैन है इसरो के। जी सतीश रेड्डी, ये डीआरडीओ के चेयरमैन हैं, डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे टू एंड वायलेंस अगेंस्ट सेक्स वर्कर्स इज सेलिब्रेटेड ऑन। सेक्स वर्कर्स के खिलाफ जो वायलेंस होता है उसको एंड करने के लिए एक इंटरनेशनल डे मनाया जाता है जो कि 17 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस साल ये 17th ही इंटरनेशनल डे है टू एंड द वायलेंस अगेंस्ट सेक्स वर्कर्स, ताकि जो ये मार्जिनलाइज्ड और जो ये स्टिग्मा जो ये फेस करते हैं ये सेक्स वर्कर्स, इनको याद किया जा सके। एक बात इसमें बता दी जाना इम्पॉर्टेंट है, आइडिया जो ये कंसीव किया गया था, ये आइडिया जिन्होंने दिया था वो थी एनी स्प्रिंकल थी यूएसए की। उन्होंने 2003 में इसको मनाए जाने का एक आइडिया दिया था, तब से ये मनाया जा रहा है। और इस साल ये 17th इंटरनेशनल डे टू एंड वायलेंस अगेंस्ट सेक्स वर्कर्स। तो ये कुछ डेली करंट अफेयर्स का पार्ट था। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे भी मैं रेगुलरली इस तरह के वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।